ओके तो आज हमारी दूसरी क्लास है ना, जैम 2025 एंड गेट 2025 के लिए। तो इनिशियली हम लोग जैम गेट का बैच कॉमन रखेंगे शुरू में। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ, आप कल भी बताया था हमने बाद में, कि जो जैम का 100% सिलेबस है, द 100 मार्क्स ऑफ जैम सिलेबस कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 70% इन द गेट सिलेबस। ठीक है, सो 30 to 35 मार्क्स अप्रॉक्स एक्स्ट्रा है गेट में, बिकॉज गेट इज मास्टर लेवल एग्जाम, जैम इज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। तो आप ग्रेजुएशन के बाद जैम यूज कर सकते हो फॉर एडमिशन इनटू आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी और आइजर फॉर मास्टर डिग्री। गेट यूजफुल है आफ्टर मास्टर्स, है ना। सो गेट की जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर है, ये चीज है। आप फॉर्म भर सकते हो बीएससी के बाद भी, एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाई भी हो सकते हो, बट गेट का जो यूज है वो आपको एमएससी के बाद होगा। सो गेट इज मास्टर लेवल एग्जाम। तो जो सिलेबस जैम का अराउंड 65 to 70% गेट सिलेबस इज इक्वल टू 100% जैम सिलेबस। ओके, सो आई थिंक ये गेट वालों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी कुछ दिन हम कॉमन चलाएंगे, उसके बाद में हमारा गेट का बैच सेपरेट हो जाएगा। सो गेट का एक्स्ट्रा सिलेबस हम अलग से कराएंगे गेट वाले बच्चों को। जैम वालों को सिर्फ जैम करना है, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जैम, जस्ट जैम के अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो उससे गेट भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जैम भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कल मैं ये बता रहा था आप लोगों को, तो यहाँ पे हमारी कल लाइट चली गई थी, है ना। सो आई वाज टेलिंग दिस कि आप जो लोग आईआईटी जैम क्वालिफाई करेंगे वो कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये बता रहा था आपसे कि इसको इग्नोर कीजिए। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स है जिसमें टोटल 48 सीट है। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है जिसमें टोटल 8 सीट है हमारे लिए। इस कोर्स में आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होता है, उसके लिए 7 सीट्स हैं, हमारे लिए 8 सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो सीट्स हैं टोटल 8 है ना, तो और जैम मैथमेटिक्स से 7 सीट्स हैं, टोटल 15 सीट्स यहाँ पे हैं। फिर आप आईआईटी कानपुर से एमएससी मैथमेटिक्स में कर सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग जैम, और 62 सीट्स हैं कानपुर में एडमिशन के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आईआईटी पलक्कड़ से एमएससी मैथमेटिक्स में कर सकते हो आप एमएस क्वालिफाई करके। तो यहाँ है टोटल 21 सीट्स हैं। एंड आईआईटी तिरुपति से एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे 5। देखो यहाँ नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, नो मतलब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो उसके पास, और वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, कितने भी मैथ या स्टैट्स के कोर्स रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ यू जस्ट क्वालिफाई जैम एमएस, यू कैन टेक एडमिशन। चाहे आपने बीएससी संस्कृत, बीए संस्कृत में किया हो, उर्दू में किया हो, हिंदी में किया हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे बीटेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कोर्सेस में, है ना। बाकी यहाँ पे थोड़ा है कि एटलीस्ट 4 मैथमेटिक्स कोर्स इन बैचलर डिग्री, जैसे यहाँ पे है ना। और कौन सा था, यहाँ बाकी नो रेस्ट्रिक्शन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास आईआईटीज का ऑप्शन है ना। इसके बाद एनआईटीज के ऑप्शंस हैं, जो जैम वाले बच्चे हैं उनके लिए एनआईटीज का आपके पास एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस होता है। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में एमएससी होगा। आप एडमिशन लोगे तो वहां प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। जनरली हाईएस्ट पैकेज कभी 72 लाख, कभी 75 लाख, है ना। हमारा एक ओल्ड स्टूडेंट एक था जिसका 54 लाख था। तो इस तरह से मतलब अच्छा प्लेसमेंट वहां, एवरेज 15 से 20 लाख का प्लेसमेंट रहता है आईआईटी, मतलब एनआईटी त्रिची में भी और आईआईटीज में भी। आईआईटीज में 10 से 20 लाख का एक एवरेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है पर एनएम के पैकेज पे। तो ये आपके जैम के बाद का स्टोरी बता रहा हूं। जब क्वालिफाई करोगे तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आईआईटी के बाद एनआईटी, बहुत सारे एनआईटीज हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स में कराती हैं, जैसे एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी मेघालय है, बहुत सारे एनआईटीज हैं जो आईआईटी जैम एमएस क्वालिफाई करके आप एमएससी मैथमेटिक्स में करवाती है एनआईटीज। आइजर्स हैं, आइजर जैसे भोपाल है, आइजर पुणे है, आइजर आई थिंक मोहाली है। These are some result sharing institutes. आइजर त्रिवेंद्रम है और आईएससी बैंगलोर है। ये सब भी एडमिशन लेते हैं जैम के स्कोर पे। ठीक है, तो वहां पे जो कोर्सेस हैं वो है इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है ना, वहां पे आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी बोलो या ज्वाइंट डिग्री टाइप, एमएससी पीएचडी दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो मास्टर्स प्लस पीएचडी एक साथ जनरली है। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है आइजर्स में जो है। तो ये तो स्कोप हो गया। सो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछ सकते हैं आप, जो कल जो लोग पूछ रहे थे। एक तो
मुझे जहां तक याद है लोग टाइमलाइन पूछ रहे थे कि कोर्स का टाइमलाइन क्या होगा, है ना, कोर्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसका टाइमलाइन क्या है ना, एक तो ये याद है। और क्या पूछ रहे थे कल? अभी जिनके मन में जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मुझसे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, क्योंकि प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, सो आपके मन में कुछ ऐसा होगा कि देखो अभी बहुत टाइम आपके पास है, बट जानकारी के लिए मैं हूं, आप जो भी गाइड चाहेंगे मैं वो गाइड कर सकता हूं, आपको गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ से, है ना, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो कोर्स का क्या है? सो अभी इनिशियली मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा पहले, बेसिक्स, ये ऑलमोस्ट 2 मंथ लगा लो, अभी बेसिक चलेगा। सो ये 15 अप्रैल तक मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे बेसिक कैलकुलस हो गया, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो आप ऑलरेडी जानते हैं 11th 12th और में जिन लोगों ने IIT JEE का प्रिपरेशन किया होगा, सो दे हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस थिंग, बट रिवाइज करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं बेसिक से हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, हाउ टू फाइंड रूट्स एंड ऑल दैट, तो ये सब हम अभी बेसिक्स कवर करेंगे कुछ दिन। उसके बाद एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा जैम गेट का, ठीक है, तो इसमें जनरली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जैसे पिछले साल हमने मई में स्टार्ट किया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 4 से 5 महीने लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। सो 4 to 5 मंथ इसके कोर्स में लगते हैं। उसके बाद ये सिलेबस प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस के बाद हम लोग कराते हैं PYQ, तो आपको सिलेबस कराएंगे 2005 से 2024 तक का एक एक PYQ डिस्कस करेंगे। जब हम सिलेबस कर रहे होंगे तो टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, नॉन PYQ का भी, PYQs का भी। आप जाके देख सकते हैं, ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट्स आप देखे होंगे, फोल्डर है IIT जैम गेट असाइनमेंट टॉपिक वाइज असाइनमेंट जैम गेट, उसमें बहुत सारे अंदर जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक वाइज असाइनमेंट सेग्रीगेटेड है। तो वो मैं ग्रुप में भेजूंगा, जब जो होमवर्क होगा तो मैं ग्रुप में पहले भेज दूंगा कि दिस इज द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट 2 क्लासेस, ताकि आप प्रैक्टिस करके आओ तो मुझसे आप डिस्कस कर सको, डाउट्स एंड डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके तो असाइनमेंट्स तो आपके रहेंगे ही, असाइनमेंट्स होंगे, DPPs सॉल्व करना होगा, फिर है ना बाद में मॉक टेस्ट हमारा आएगा एंड में, है ना, मॉक टेस्ट, और फिर डाउट क्लास तो रेगुलर चलता है, डाउट क्लास अभी रेगुलर चलेगा। सो डाउट क्लास के प्रॉपर टाइम रखेंगे हम लोग, जैसे पिछले साल मैंने अभी 6 to 7 डेली मेरा डाउट क्लास चलता था, पूरे साल मतलब डेली 6 to 7 डाउट क्लास था, 7 to 9 एक बैच था, 9 to 11 दूसरा बैच था पिछले सेशन में। तो अभी बहुत अर्ली है, तो अभी हम लोग संडे डाउट क्लास करेंगे, जब डाउट्स ज्यादा होंगे तो डेली फिर एक टाइम फिक्स कर लेंगे। सो ये सब सर्विसेज आपको मिलेंगी, तो इसमें लगा लो, है ना। तो इसमें नेक्स्ट 1 से 2 महीने इसमें लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। ये तो आप पूरा ईयर चलता रहेगा, तो इसका कोई अलग टाइम नहीं है। बीच बीच में आपको जो कोर्स के बीच में DPPs मिलते रहेंगे वो आपको सॉल्व करना है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना ज्यादा जरूरी है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। एंट्रेंस दो, आपने BSc MSc में जो कोर्सेज पढ़ते हो दैट इज थ्योरेटिकल, वहां पे प्रूव कर रहे हो थ्योरम का, रट्टा मार रहे हो थ्योरम्स, जहां पे थ्योरम समझ के उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्योरम एंड देन अप्लाई इट। प्रूफ नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसका मीनिंग पता हो कि उसका कंडीशन क्या है और अंडर दैट कंडीशन क्या इंप्लाई करता है वो, क्या उसका आउटपुट है। सो ये हमें समझना है। ठीक है, तो बेसिक्स, जैम गेट, PYQ असाइनमेंट, मॉक टेस्ट और डाउट क्लास। डाउट क्लास हमेशा ये बीच पूरे साल चलेगी, ये पूरे साल रहेगा। मॉक टेस्ट लास्ट के 3-4 महीने हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ऐसा है, सो रफली ये टाइमलाइन आपके पास है। ठीक है, तो अभी इनिशियली हम लोग बेसिक्स पहले कवर करेंगे, जो रिक्वायर्ड है सिलेबस कवर करने से पहले, है ना। सो एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क, आप चैट में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. यस सर एक्चुअली मेरे पास 11th 12th में मैथ्स थी, बट BA में मतलब मैं BA कर रही हूँ, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है। तो सर BSc की मैथ्स में थोड़ी बहुत अप्लाई होती है, मैंने PYQs देखे थे, तो सर थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प उसमें चाहिए होगी बस सर, यही। हाँ, नो प्रॉब्लम। डाउट क्लास हम ऐसे इसलिए रखते हैं कि आपको जहां भी इफ यू आर डिटरमिन्ड टू क्वालिफाई यू कैन इजीली क्वालिफाई, क्योंकि जो लोग बस आपको देखना है कि आपको क्या क्या नीड है ना, वहां तक पहुंचने के लिए। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आप बताएंगे तो उसके हिसाब से आपके लिए पर्सनली डाउट क्लास रख सकते हैं। वैसे जिन स्टूडेंट्स को डाउट है, वरना ग्रुप में डाउट क्लास भी होता है,
सो ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू। तो उसलिए बेसिक से स्टार्ट कराओ 11-12 से। बाकी जो बीएससी लेवल का आप कह रहे हैं मैथ्स रिक्वायर्ड है, वो मैं कोर्स में पढ़ाऊंगा तो वो पढ़ा दूंगा, तो आपको अलग से वैसा कुछ फील नहीं होगा कुछ रह गया। जब मैं कोर्स कोई टॉपिक स्टार्ट भी करूंगा तो बेसिक से ही वहां भी स्टार्ट करूंगा, देन आई विल गो टू द हायर लेवल, इस तरह से तो जीरो से स्टार्ट होगा। यस सरवीन, आई थिंक यू वर आस्किंग समथिंग। सर यस, मैं पूछ रहा था कि आईएसआई का सीट मैट्रिक्स क्या होता है? आईएसआई में कितने सीट्स हैं? आई थिंक उसका सीट्स का एग्जैक्ट अभी नंबर तो मुझे नहीं पता है, बट आई कैन चेक। अभी भी हम लोग चेक कर सकते हैं कितने हैं। बड़े कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईएसआई में ऑलरेडी हैं अभी। हर साल 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईएसआई में एडमिशन लेते हैं जैम के बाद। तो पहले आईआईटीज में जाते हैं, फिर वहां से, क्योंकि आईएसआई का एग्जाम लेट होता है, मई जून में एडमिशन और लेट आता है जुलाई अगस्त में। तो फिर वो बॉम्बे में जब तक एडमिशन ले चुका होता है या कानपुर में, फिर वो छोड़ के चला जाता है। सो उसकी सीट का आई थिंक कितनी सीट्स आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे एक बार कंफर्म करना होगा कितनी सीट्स हैं, उसके हिसाब से एक बार चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी सीट्स आर देयर। तो ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू, है ना। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी कि कितनी है, मैं ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ बस, ताकि सर। यस यस सर, थोड़ा आईएसआई के बारे में बता सकते हैं, इसका एंट्रेंस कैसा होता है एंड ऑल दैट? बिल्कुल बिल्कुल। जो आईएसआई के एंट्रेंस में देखिए, पहले तो इनके 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। आप वो क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल बी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद एक मेरिट बनेगी, एंड देन उस मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। सो ये प्रोसीजर है। बाकी अगर हम डिटेल में देखना चाहें, हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हम जैम का वेबसाइट है, मैं आईएसआई की वेबसाइट खोलता हूँ। सो ISI MStats एंट्रेंस, और आप लोग ऑलरेडी स्टार्ट करें तो यू कैन, देखो जैम, गेट, CUET, सॉरी हाँ गेट तो चलो छोड़ दो, जैम, CUET, ISI, ये सब प्रिपरेशन हमारे साथ ही हो जाएगा। ये पूरा आपका ये आप अभी स्टार्ट करोगे आप, तो हमारे साथ तब तक रहोगे जब तक आपका आईएसआई का एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ये आईएसआई, सो आईएसआई एडमिशन, तो इस बार एग्जाम जो है 12 मई 2024 का है ना, इस बार जो एग्जाम है 12 मई को। और हेल्ड ऑन दिस, इसके बारे में और अगर डिटेल देखना चाहें हम लोग, तो क्या जानना है आपको, सिलेबस, फिर यहां से देखना चाहें हम, कुछ है नहीं क्या अपडेट इनके पास? ये बस डेट लिख के छोड़ दिया है क्या? यहाँ कुछ नहीं लिखा दिखा रहा है। हाँ सर, उनका वेबसाइट ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता उनके वेबसाइट में। ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, बस हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा बाकी चीजें, सिलेबस और ये सब? चलो देखता हूँ। So ISI ये तो ऑनलाइन आजकल सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो मिल जाएगा, पर जरूरत है कि हमें क्या जानना है उसके हिसाब से। तो ये तो बहुत ओल्ड सिलेबस है जो खुल रहा है। टू 2015 का ही है ये। अच्छा, इसमें फिर बहुत लंबा चौड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। अभी यू कैन ऑल्सो सी कि इसमें बहुत ज्यादा पेजेस होंगे फिर। ओके, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते। तो एग्जाम वही है, एग्जाम आपका पहले रिटन टेस्ट होता है पेपर 1, फिर उसके बाद मतलब पेपर A, पेपर B एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू। ठीक है ना। देन आपका पहले रिटन क्वालिफाई करोगे, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू देन आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये आईएसआई का प्रोसीजर है। सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो आप जैम गेट में पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। जैम एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है
जैम गेट का सेम पैटर्न है, बट आईएसआई में पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, सीटें कम है वहां पे, इस तरह से। यस, बट डिटेल में एक बार देख के बताऊंगा आप लोगों को। ये है। और कोई क्वेरी है किसी को उससे रिलेटेड? अच्छा राहुल, आपको आवाज नहीं आ रही है? अच्छा एक मिनट। यस स्मिता। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस सर, जैसे आईआईएससी में हमारा स्टैटिस्टिक्स करना है, तो उसके लिए मतलब हमारा जैम के थ्रू ही होता है या फिर गेट के थ्रू? जैम के थ्रू। गेट इज मतलब, हाँ, गेट इज हेल्पफुल आफ्टर एमएससी। ओके ओके, मतलब हमारा जैम क्वालिफाई करने के बाद उसमें एमएस कैट में हो जाता है जी। हाँ, वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन के लिए। ओके ओके सर। आफ्टर क्वालिफाइंग जैम यू विल, जब जैम का रिजल्ट आएगा तो आप उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, देन दे विल शॉर्टलिस्ट यू, मेल करेंगे आपको कि इस डेट को आपका इंटरव्यू होगा, देन यू हैव टू गो देयर बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर, इंटरव्यू दो, आफ्टर इंटरव्यू एडमिशन होगा अगर सिलेक्ट होते हैं तो। ये प्रोसीजर रहेगा। एंड सर गेट जो है वो किस किस के लिए फिर होता है? हाँ, गेट एग्जाम इज एक्चुअली डिजाइन्ड फॉर 3 पर्पस। वन इज दोज हु वांट टू डू एमटेक, मास्टर इन टेक्नोलॉजी। एमटेक किसी आईआईटी से करना चाहते हैं तो, बट एमटेक में एडमिशन के लिए हम लोग जो हैं, जो बीएससी किए हैं, उनको एमएससी करना पड़ेगा तब एमटेक कर सकते हैं। बीएससी के बाद डायरेक्ट एमटेक अलाउड नहीं है। सो बीटेक पीपल कैन डायरेक्टली डू एमटेक यूजिंग। तो गेट का ये पहला पर्पस है एमटेक एग्जाम में एडमिशन लेना। सेकेंड पर्पस इज पीएचडी में एडमिशन लेना। आफ्टर एमएससी यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन इनटू पीएचडी यूजिंग गेट स्कोर। सो गेट से फायदा क्या है? फेलोशिप मिलता है। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे एमएससी के बाद, जो जैसे मैं पीएचडी आईआईटी खड़गपुर से कर रहा हूँ, जुलाई में कंप्लीट होगी, तो मुझे फेलोशिप मिलती है। जैसे गेट क्वालिफाई कर लो या नेट क्वालिफाई कर लो या इंस्पायर है, डिफरेंट स्कीम्स हैं, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स हैं, डिफरेंट गेटवेज हैं एडमिशन के, और वो गेटवेज है फेलोशिप मिलती है उसके थ्रू। तो गेट का पहला पर्पस एडमिशन इनटू एमटेक, एमटेक में भी फेलोशिप मिलती है। एडमिशन इनटू पीएचडी, पीएचडी में भी फेलोशिप मिलती है। गवर्नमेंट आपको अराउंड 40,000 पर मंथ देती है अप्रॉक्स। और तीसरा है जॉब। बहुत सारे कंपनीज है, इवन प्राइवेट कंपनीज, सम पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है। जैसे मेरा भी अभी सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज में एज अ असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट, गेट 2022 के स्कोर पे। गेट 2022 में मेरा रैंक 21 था। तो जब उसकी वैकेंसी आई थी इंडियन रेलवेज की, तो उन्होंने मांगा था कि गेट क्वालिफाइड है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने ऑफर भी किया, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा पीएचडी बीच में चल रहा था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। सो वहाँ अच्छा था, अराउंड 90,000 पर मंथ सैलरी थी, और वही डेटा एनालिस्ट का जॉब था रेलवेज में। तो इस तरह से है। सो ये जॉब, और जैसे आप सुनते होंगे ओएनजीसी है, ये डिफरेंट जो पीएसयूज है जो ज्यादातर बीटेक वालों को रिक्रूट करती हैं। तो अभी स्टैट्स का स्कोप खुल रहा है, इसलिए अब इसका भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो उस पे डिफरेंट जॉब है। तो गेट का बेनिफिट क्या है? पीएचडी और एमटेक और जॉब, ये 3 पर्पस है गेट एग्जाम कंडक्ट कराने का। एंड हमारे लिए हेल्पफुल है ओनली आफ्टर एमएससी। यू कैन क्वालिफाई आफ्टर बीएससी। गेट की वैलिडिटी 3 इयर्स की है। सो अगर आप इस साल भी क्वालिफाई करते हो 2025 में, तो यू कैन यूज इन 2026 2027 तक, 3 इयर्स आफ्टर। जब आप क्वालिफाई करते हो, मतलब वो डेट आएगा रिजल्ट का, उसके अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा वो रिजल्ट। यू कैन यूज अगले 3 इयर्स तक उसके मतलब जो स्कोर है वो वैलिड रहते हैं गेट का। ओके सर। I think Arga is asking something in chat. Okay. Sir, limit continuity differentiability, will it be after analysis or it will be covered in basic? अभी हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे, उसमें ही हो जाएगा। अल्लाह, दिस इज पार्ट ऑफ जैम एंड गेट सिलेबस आल्सो। जो 1 वेरिएबल का लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल जैम सिलेबस, एक्चुअल गेट सिलेबस। बट हम लोग उसमें अभी बेसिक्स में एक बार कवर करेंगे, फिर बाद में दोबारा उसको थोड़ा हायर लेवल पे करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या रहेगी? आई हैव सिलेबस ऑफ एमस्टेट, आई विल शेयर इन ग्रुप। या आर्का प्लीज शेयर सो दैट अदर्स कैन सी एंड see what it is different, how it is different than JAM exam. Okay, जी। सर हमारे टीचर्स बता रहे थे कि IIPS जो है बॉम्बे में पॉपुलेशन स्टडीज का, सर वो भी बहुत अच्छा वो रहता है फॉर फर्दर, तो इसमें सर कुछ डिटेल बता सकते हैं? हाँ, इसका नाम मैंने भी सुना है। आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ऐसा कुछ है।
यस सर। हाँ, सो इसमें आई थिंक मास्टर्स ये लोग कराते हैं। सो इनका भी हाँ नाम तो सुना है, कुछ लोग हमारे स्टूडेंट है भी एक दो, तो वहां से भी प्लेसमेंट्स होते हैं और वहां पे है, सो यहाँ भी कर सकते हैं। सो दिस इज इनका एक अलग से शायद एंट्रेंस होता है, ये लोग अपना एंट्रेंस करवाते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। सो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स में, बट इससे बेटर चॉइसेस हैं आपके पास। ISI है, IISc है, IITs हैं, दे आर बेटर चॉइस देन दिस, बट ये भी ठीक है। तो इसके लिए क्या इसका एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा जी। तो IITs हायरार्की में बेटर होते हैं ISI से? नहीं, एक्चुअली दोनों के पर्पस अलग है। हायरार्की में ISI, हालांकि मतलब ISI की रेपुटेशन बेटर है IIT से अगर आप देखोगे तो। सो जनरली फॉर एग्जांपल द पीपल, जो लोग मतलब PhD ISI से करते हैं, दे इजीली गेट इनटू, जो जॉब मिल जाता है उनको IITs में प्रोफेसर बन जाते हैं। बट यू विल रेयरली फाइंड, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो IIT से PhD करके ISI में प्रोफेसर बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि सम दे प्रेफर पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड। तो इन हायरार्की में ISI इज बेटर देन IIT। ओके सर। और उनका ज्यादा वो है, मतलब ISI के अलग पर्पस है, ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा डिटेल, उनका स्टडीज का अलग तरीका है, IITs का अलग। IITs मेनली बनाया गया था टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे साइंस में तरफ भी आ गए हैं। और ISI का पर्पस उनका मतलब वहाँ पे ज्यादा लेवल, ISI हैज मोर लेवल देन IITs कोर्सेज होते हैं। बट ISI ज्यादा लोग MStat करके दे आर डूइंग वेरी वेल देन पीपल डूइंग मास्टर्स फ्रॉम IITs। सर जी, मैथ्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं ISI के लिए? यस यस, आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके राहुल, आप सुन पा रहे कि नहीं? वही वॉइस नहीं आ रही है, इनको प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग बेसिक्स में क्या कवर करेंगे, है ना? तो अभी मैं थोड़े से एग्जाम का बता देता हूं। जैसे हम वेबसाइट पे थे, तो पहले IITs का एक बार बता रहा था मैं, और थोड़ी डिटेल में बता देता हूं आपको। तो ये तो मैंने IIT का बता दिया, अभी देख रहे थे आप कि these many options you have in IIT, जो भी दिखा रहा था मैं आपको, है ना? बाकी और क्या एलिजिबिलिटी के बाकी और आप चीजें यहाँ देख सकते हैं, है ना? रैंक एंड मेरिट लिस्ट, कैसे एडमिशन होता है। बाकी ये एग्जाम जो IIT एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इजी एग्जाम, इसमें अराउंड 3000 पीपल बैठते हैं हर साल। 3000 मतलब बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है? और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, क्योंकि एस्पिरेंट कम है, तो जो ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं वो टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से आप भी ठीक से प्रिपरेशन करो, यू विल बी द टॉप रैंकर। और सीटें भी कम है, तो जनरली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको अगर किसी IIT में या NIT में एडमिशन चाहिए, सो दे हैव टू बी इन टॉप 100 एटलीस्ट, ये टॉप 80 टॉप 50 में आना पड़ता है जो जनरल कैटेगरी के हैं। OBCs हैं तो उनको 200 रैंक तक मिल जाएगा कोई IIT, इस तरह से हो सकता है। SC ST हैं तो उनको 700 रैंक तक भी मिल जाता है। तो अभी एग्जाम का लेवल जो था लाइक 2020 तक एवरेज था, 21 थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, 22 और डिफिकल्ट हुआ, 23 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। कि 2023 जैम का जो पेपर था डिफिकल्ट ऐसे था कि लाइक द फर्स्ट रैंकर जो था उसके 59 मार्क्स थे, जो सेकेंड रैंकर था उसके 55 मार्क्स हमारे यहाँ से था। जैम 2023 का जो सेकेंड रैंकर है संबित घोष, सो उसके 55 मार्क्स थे, तो 55 पे सेकेंड रैंक था एंड सो ऑन। उससे पहले अगर जाओ जैम 2022 में, तो श्रुति थी हमारी, श्रुति सराफ, वो उसके थर्ड रैंक आए थे 2022 के एग्जाम में, उसके 60 मार्क्स थे, तो उस समय थोड़ा इजी पेपर था, तो फर्स्ट रैंकर अराउंड 69 मार्क्स लाया था। और 2023 में फर्स्ट रैंकर 59 मार्क्स लाया था, मतलब 59 मार्क्स से फर्स्ट रैंक था वो, तो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वो फर्स्ट रैंकर होगा। एंड इस बार पेपर बहुत इजी आ गया है, तो इस बार बच्चे बहुत वैसे थे कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा, डिफिकल्ट होगा, इस बार बहुत इजी आ गया है। तो इस बार आप देखते हैं तो मार्क्स ज्यादातर बच्चों के 70s में है, 60, 70s, 80s में भी हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है ये चीज। अब पेपर इजी हो गया, मतलब पहले बहुत डिफिकल्ट हो गया था, इस बार पेपर इजी हो गया 2022 में, सॉरी 24 में, है ना?
तो इस बार पेपर इजी था। अगले साल देखते हैं कैसा रहता है ये चीजें। ओके, तो बाकी आप सिलेबस अगर देखें, सो इफ यू वांट टू सी द सिलेबस कि सिलेबस क्या है, तो हालांकि सिलेबस मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, बट अगर मैं सिलेबस आपको हम लोग अगर देखें, हमें क्या देखना है, ये हमारे लिए ना जैम एक्चुअली जो एग्जाम है वो इतने सब्जेक्ट में कंडक्ट होते हैं, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। सो ये 7 हमारे काम का ये है। तो इनका सिलेबस अगर आप देखना चाहो, अच्छा तो यहाँ पे ये ओपन होने में इनको टाइम लगेगा, तो इससे बेटर मैं ड्राइव में ही दिखा दूं आपको ना। सो आपने देखे भी होंगे सिलेबस। तो ये ड्राइव का लिंक ऑलरेडी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो यहां से शुरू होगा, जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखेगा, इतने सारे ये डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं। तो जैसे इसमें अगर आप जाओगे ना, एक जैसे सारे PYQ इसमें पड़े हुए हैं, जैसे देखोगे जैसे ये PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम गेट, ये फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। इसके अंदर अब बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। जैसे इस बार का DPP अभी मैं बनवा रहा हूँ, हमारा बन रहा है। जैसे आप देखोगे ये इस बार का DPP पिछले साल के भी हैं, तो अभी ये प्रोसेस में है। तो अगर आप ओपन करोगे इसमें, सो अभी 3 DPP ऐड हुए होंगे। सो ये डेली एक एक मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करूँ, लेकिन अभी देखते हैं। तो जैसे मान लो आप, तो ये आप भी देख सकते हो डायरेक्टली ड्राइव में जाके। कितना टाइम लग रहा है इसको, चलो इसको बाद में देखना। तो अभी 3 अपलोडेड है, यू कैन सी। अभी शायद आप सॉल्व ना कर पाए, बट जिनको बेसिक्स आइडिया है यू कैन सॉल्व। अगर आपके पास टाइम हो कभी भी, तो आपको जैसे अभी आपको क्या करना है, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, फाइनल आंसर तक पहुंच पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 4 ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है उसमें। और जैम का तो ये जैसे अभी तो नया नया अभी अपलोड हो रहा है, बाकी पहले से बहुत सारे ऑलरेडी है। जैसे आप देखोगे कि चलो मैथ स्टैट, जैसे मान लो मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स का, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट, ये सब इतने सारे असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो पिछले साल के हैं, जो हमने पहले बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिए थे। सो दे इतने असाइनमेंट्स ऑलरेडी, मतलब आप इतने हैं कि आप मतलब ऐसे तो इतने सारे 10 सालों में नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी इसमें। लेकिन आपको देखना है कि आपके काम का क्या है। सो ये तो एक फोल्डर था, ऐसे बहुत सारे फोल्डर हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में चले जाओ तो यहाँ इंटीग्रल के असाइनमेंट्स हैं। जैसे मैं एक यहाँ खोल के दिखाता हूँ, ये भी खुलेगा ही। कई बार ना सिस्टम में थोड़ा स्लो काम करता है यहाँ पे। सो आपके कंप्यूटर या फोन में खुल जाएगा इजीली। तो ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इफ यू सी कि कोई टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, और जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपकी एबिलिटी उतनी अच्छी होती जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, क्वेश्चंस जो PYQs आपने देखे होंगे, तो उस तरह से ये भी टाइम ले रहा है खुलने में। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, पता नहीं क्यों। तो आपके सिस्टम में देखें तो ये सब असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है ना। ये डिफरेंट, जैसे कोई भी स्टैटिस्टिक्स का है, PYQ, ये सब हैं, मतलब बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। बट ये है कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी मैं होमवर्क दूंगा तो मैं वो डाउनलोड करके भेज दूंगा ग्रुप में कि ये पर्टिकुलर होमवर्क है, वरना आप ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत सारे इसमें ना असाइनमेंट्स हैं। दिस इज डिफरेंट PYQs। आपको चाहिए ISI का PYQ इसमें ऑलरेडी है, ISS का भी है, डिफरेंट एग्जाम्स के सब अपलोडेड है। तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। बट आपको देखना है कि अभी आपके सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, बाहर का नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। सो जो जैम का एग्जाम,
सो आपके जो IIT जैम के एग्जाम होंगे, ठीक है, तो इसमें तो है ना, जो मैथ्स पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, उसका कंट्रीब्यूशन है 30%, मतलब 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन के होंगे सिलेबस के, और जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होगा वो आपका 70% होगा। और ये जो 30% आपके मैथ्स आ रहे हैं, ये जितना सिलेबस है ये अराउंड 70-80% सिलेबस है जैम मैथमेटिक्स वाले जितना पढ़ते हैं, उतना हमें भी लगभग पढ़ना है यहाँ पे 30% मार्क्स के लिए, और ये तो अलग है, आपके पास पढ़ना ही है। तो ये तो हो गया। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 100 मार्क्स का। सो 100 मार्क्स के पेपर हैं, 60 क्वेश्चन है, टाइम इसका आपके पास 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम है, मतलब 180 मिनट का एग्जाम है, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या रहता है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो MCQ होता है 1 मार्क्स का, 1 लिखने का मतलब 1 मार्क्स वाला होता है ये, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 30 तक जो होते हैं वो MCQ होते हैं 2 मार्क्स वाले, ठीक है। सो ये होंगे 2 मार्क्स वाले, और क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 जो होगा वो MSQ होगा, ये 2 मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन। और अगर आगे जाओगे आप, सो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। आप कोई भी एक PYQ ओपन करके देख लेना, 2022, 21, 23 किसी भी एक ईयर का, 2015 के बाद का। सो ये होते हैं 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, एंड देन क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक NAT 2 मार्क्स वाले होते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो ये आपके टोटल 60 क्वेश्चन इस पैटर्न में है। तो ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MCQ? तो MCQ का मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मतलब 4 ऑप्शन में एग्जैक्टली एक ही करेक्ट होगा, ओनली 1 इज करेक्ट यहाँ पे। MSQ का क्या मतलब है, सो MSQ मींस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, सो 4 ऑप्शन में मे बी 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, मे बी 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, मे बी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, और मे बी ऑल 4 मे बी करेक्ट। सो इसमें ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे 1, 2, 3 और ऑल 4 ऑप्शंस मे बी करेक्ट। ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT। न्यूमेरिकल आंसर में क्या है कि आपको नंबर्स आंसर आएंगे, दैट नंबर यू हैव टू फिल, ये है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर आएगा, दैट नंबर्स यू हैव टू एंटर। बट यहाँ जो क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ थोड़े मुश्किल वाले होंगे। यहाँ ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, इसमें ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ये क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के ईच होंगे, ठीक है। तो MCQ का टोटल कंट्रीब्यूशन 50 मार्क्स का है ना, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 50 का है। MSQ का कंट्रीब्यूशन आपका 20 मार्क्स का है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप का कंट्रीब्यूशन 30 मार्क्स का है, ठीक है ना। टोटल 100 हो गया, तो ये 100 मार्क्स। तो ये एग्जाम का पैटर्न है आपको, ठीक है, ठीक है ना। तो ये किसी को कुछ प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, कौन ये एग्जाम का पैटर्न क्या है इसका बता रहा था। और ये जो 70-30 का रेशियो चल रहा है ये कब से है, ये है 2022 से आई थिंक स्टार्ट हुआ है, हाँ 2022 ऑनवर्ड्स, ऐसा लिख देता हूं। मतलब पहले ये 40-60 था, 40% 60%। सो अगर आप जैम का पेपर 2021 देखेंगे, 2020 देखेंगे, 2019 एंड सो ऑन 2015, सो 2015 से लेके 2015 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन IIT जैम का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट IIT जैम एग्जाम वाज स्टार्टेड इन 2005, जो कि ऑफलाइन होते थे और उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते थे। ये जो पैटर्न बताया ये 2015 से चल रहा है, ये पैटर्न 2015 से चल रहा है, अभी तक यही पैटर्न है। एंड बस डिफरेंस ये था 2015 से 21 तक 60% स्टैटिस्टिक्स एंड 40% मैथमेटिक्स आते थे। 2022 में पैटर्न चेंज हो गया, मतलब 22, 23, 24 अभी जो हुआ है जस्ट, उसमें हमारे 30% और 70%, 30% मैथ्स पोर्शन, 70% स्टैट्स पोर्शन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसा ये एग्जाम का पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। तो एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना हो? हेलो सर। यस यस।
मानस सर जैसे आप जो भी क्वेश्चंस कराएंगे डीपीपी और असाइनमेंट में किसी भी टॉपिक के, तो सर वही सारे क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे या फिर उसके अलावा जो प्रेफर्ड बुक्स होती है उनको भी प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन तो सफिशिएंट होते हैं, जो हम लोग कराएंगे वो मोर देन इनफ होगा, उसमें जितने मटेरियल मिलेगा वो काफी होगा, उतना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू विल फील कि लाइक हो ही नहीं पा रहा, इतना ज्यादा मतलब मटेरियल है कि हम नहीं कवर कर पा रहे हैं। सो बुक्स फिर भी मैं बोलूंगा बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। बुक्स में एक एक लाइन यू कैन रीड, कोई एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, उससे क्या होता है बुक में बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है, सो यू कैन जस्ट रीड, देन जस्ट डेफिनेशन समझो क्या है, एग्जांपल्स यू कैन जस्ट सॉल्व इस तरह से। अदरवाइज बुक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बुक्स यू मे रेफर, नहीं रेफर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा वो काफी है, जितने प्रॉब्लम हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो इनफ है। बट स्टिल इफ यू वांट, मतलब अब करोगे तो बेटर ही रहता है, एक बुक फॉलो करना ठीक इसलिए रहता है कि बुक में चीजों को बहुत डिटेल में बताई गई होती हैं, तो जस्ट गो थ्रू वंस की एक बार रीड कर लो, उसमें देख लो क्या है, तो कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। हाँ सर, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक्स फॉलो कर सकते हैं साथ में, लेकिन क्वेश्चन बिल्डिंग के लिए डीपीपी और असाइनमेंट्स इनफ है। यस यस यस, हाँ सही रहेगा। हाँ अविनाश, हाँ बुक्स पे आते हैं। सो तो जैसे बिगिनर लोग जो हैं, अगर आप इनिशियली अगर आप जैसे शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन जो लोग, तो एक प्रोबेबिलिटी के लिए बात करूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एक प्रसन्ना साहू की बुक आती है, गूगल जस्ट करोगे मिल जाएगा पीडीएफ इसका। सो उसमें बहुत इजी तरीके से चीजों को समझाया, जो बहुत बिगिनर है उनके लिए ये बुक है, ठीक है। सो प्रसन्ना साहू की बुक है। बाकी दूसरा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एफएमएस, बट इसमें बहुत कुछ है, तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको देखना आपके सिलेबस में क्या है उसको देखना है। सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बाय गुप्ता एंड कपूर। ये चीज है। थर्ड बुक अगर आप स्टैटिस्टिक्स के लिए देखोगे, सो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, बाय ये है बीके रोहतगी एंड एके एमडी सलाह। गूगल करोगे सबका पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन, और ये सब ड्राइव में भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप ड्राइव में देखें बुक्स वाले फोल्डर में ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। एंड अगर मैं एक और लिखूं तो इन्फ्रेंस के लिए आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बाय कैसेला बर्गर, कैसेला एंड बर्गर दो अलग अलग ऑथर है, ये हैं। बाकी और भी रॉस की बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय रॉस, वो भी अगर आप चाहो देख सकते हो। बुक तो बहुत सारी हैं, है ना, ऐसे तो बेसिक्स के लिए इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बट कोई एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो एंड देन यू कैन रिपीटेडली उसको रिवाइज कर सकते हो, ये चीज है। वरना हम जो क्लास में कराएंगे उस नोट्स को भी रिवाइज करो तो इनफ है। ये बाय एम रॉस आई थिंक है, तो ये चीज है, तो ये काफी है। ये तो हो गया आपके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए, है ना। और हर बुक में जैसे ये बुक जो है ये अकेला पूरा जैम का सिलेबस कवर करता है, ये भी अकेला पूरा जैम का सिलेबस कवर करता है, ऑलमोस्ट 90% ज्यादा सिलेबस। कुछ टॉपिक एक दो होंगे जो नहीं होगा, मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। और इसमें भी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर में नहीं है, ये वाली बुक इसमें सब कुछ ऑर्डर में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इस टॉपिक कहाँ पे है। ये ऑर्डर में है, आप सिलेबस इसके ऑर्डर में, सिलेबस इसके ऑर्डर में मिल जाएगा। ये बुक इन्फ्रेंस के लिए स्पेशली अच्छी है, लेकिन जो बिगिनर लोग हैं उनको इन दोनों समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनके लैंग्वेज थोड़े से क्या बोलूं, बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब कम शब्दों में ज्यादा चीजें लिखते हैं, तो उसके लिए आपको रीड बिटवीन लाइंस वाली कौन पता होना चाहिए। जैसे दो लाइन, मतलब जो कोई सेंटेंस लिखी तो उसके पीछे की क्या कहना चाह रहा है वो, तो मतलब ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखी गई हैं। ये बुक्स ऐसी हैं, आप देखेंगे तो।
ठीक है। और ये तो बहुत आसान सी बुक है, ये जनरली बीटेक वुटेक में रिकमेंड की जाती है, तो बहुत इजी सही भी बुक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी इजी सा बुक है। बट हाँ यू कैन जस्ट, हाँ जी हाँ आई थिंक ये सेल्डन रॉस हो, एस रॉस हो, मैंने एम रॉस लिख दिया, हाँ एस रॉस होगा, सेल्डन रॉस, यस यू राइट, सेल्डन रॉस, हाँ एम रॉस दूसरा है, हाँ एम रॉस भी है, उसका स्टोकेस्टिक प्रोसेस की बुक है, मे बी रॉस है ना, तो सेल्डन रॉस आई थिंक, हाँ आप सही कह रहे हैं। सो इसकी बुक है। मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए क्या है, तो मैथमेटिक्स पोर्शन में अलग अलग पोर्शन है, जैसे आपका सबसे पहले आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिलेबस में आप देखेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज है जो पोर्शन है, तो इसके लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहे तो जैसे पहला बुक हो सकता है, एक होता है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सेबर्ट। दूसरा इसमें आप एसके मापा की बुक कुछ लोग फॉलो करते हैं, इंडियन ऑथर थोड़े से वो ऊपर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे के समझाते हैं, तो उससे हमें ज्यादा समझ भी आता है, सॉल्ट एग्जांपल ज्यादा ना, जैसे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में सॉल्ट एग्जांपल कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है बुक, और जो इंडियन ऑथर्स के बुक होते हैं उसमें एग्जांपल्स ज्यादा दिए होते हैं वो, तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो रियल एनालिसिस बाय एसके मापा, ठीक है, ये तो हो गया सीक्वेंस सीरीज के लिए। फिर सीक्वेंस सीरीज के बाद जो आपका जैम का सिलेबस अगर आप देखेंगे, सो उसका अगला वर्जन जो आता है सिलेबस जो आप देखेंगे नेक्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, सो डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर उसका अगला सिलेबस का पार्ट देखेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस है, फिर जैसे उसका अगला है लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, लीनियर अलजेब्रा। सो मैथमेटिक्स में 4 सेक्शन है, मतलब अगर मैथमेटिक्स पोर्शन का आप सिलेबस देखेंगे 4 सेक्शन है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये 4 सेक्शन आपके मैथमेटिक्स पोर्शन में सिलेबस में, और बाकी आई थिंक 9 सेक्शन स्टैटिस्टिक्स में है, ठीक है, 9 पैराग्राफ्स अलग अलग। सो तो इसके लिए बुक्स कौन सी है, सो डिफरेंशियल, ये दोनों के लिए आई थिंक इनका बुक आता है शांति नारायण का, ये भी देख सकते हो आप अगर चाहो तो। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट, तुम ऑनलाइन में सर्च करोगे तो बहुत सारे रिकमेंडेशन मिल जाएगा, शांति नारायण का आता है, गोरख प्रसाद का आता है, ये इंडियन ऑथर्स हैं। अगर फॉरेन ऑथर में जाना है तो शांति नारायण का देख लो, ये भी इसका दोनों बुक आता है इनका। अगर फॉरेन ऑथर्स में जाना है तो इसके लिए बुक आती है, स्ट्रॉस ऑथर का नाम है, एडवांस मतलब कैलकुलस बाय स्ट्रॉस, स्ट्रॉस हो गया, या दूसरा ऑथर देखोगे तो एंटोन बीवेंस, एंटोन बीवेंस। तीसरा ऑथर आप देखोगे तो जो बुक करते हैं लोग, क्या नाम है उसका, कैलकुलस की बुक थॉमस एंड फिनी, ये देख थॉमस कैलकुलस आप देख सकते हो, थॉमस कैलकुलस। सो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हम लोग अभी आईआईटी में जो बीटेक वालों को पढ़ाते हैं, जो बीटेक यहाँ कोर्सेस हैं, जो ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं वहां पे कैलकुलस हैं, तो ये सब बुक्स यहाँ चलती हैं बीटेक लेवल पे। सो स्ट्रॉस ऑथर का नाम है, एंटोन बीवेंस ऑथर का नाम है, ये थॉमस कैलकुलस बुक है, हालांकि थॉमस इसका ऑथर का नाम है, थॉमस कैलकुलस, या थॉमस एंड फिनी की अलग एक बुक आती है। फिर अगला है कि थॉमस एंड फिनी ऑथर है, आई थिंक ये है थॉमस एंड फिनी, तो ये कैलकुलस के लिए बुक उसमें हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो जैसे अगर इंडियन ऑथर में आप देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के लिए, या एक तो फॉरेन ऑथर में लिख दो, एक बुक का नाम है लीनियर अलजेब्रा डन राइट, बुक का ही नाम, बुक का ये हेडिंग है, लीनियर अलजेब्रा डन राइट, आई थिंक बाय इसका ऑथर है एलेक्जेंडर, ऐसा कुछ देखना सर्च करके, तो ऑनलाइन नाम सर्च करोगे आ जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये है। या एक सबसे फेमस बुक है गिलबर्ट स्ट्रैंज की लीनियर अलजेब्रा। अब गिलबर्ट स्ट्रैंज जो थे वो एमआईटी में प्रोफेसर, कभी रिटायर हुए हैं,
आई थिंक उन्होंने 60 या 70 साल वहां पढ़ाए हैं लगातार। एक मिनट क्या कोई हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। जी सर। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मेरे लड़के ने आपका जो मैथ स्टैट्स क्लास का वो CUET का जो आता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन आपके ऐप में कुछ नहीं दिख रहा अभी। जी सर, एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, तो आपको वो मैं व्हाट्सएप अभी एक बार कीजिए, व्हाट्सएप भेज देगा मुझे, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, ऐड कर दूंगा सर। जी सर, हाँ उसने आपको व्हाट्सएप भेजा है सर। ठीक है सर, मैं एक्चुअली मेरी क्लास होती है 6 से 12, तो मैं अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ उसको, ठीक है। यस सर, यस सर, यस श्योर सर, सर थैंक यू। ये बच्चे होपलेस हो जाते हैं लोग। हाँ सॉरी, चलिए, तो इसका जो है एक है लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंज, लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंज, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो ये काफी आई थिंक बुक लिस्ट मैंने बता दिया आपको कि ये बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। अच्छा, ये अविनाश का, हाँ व्हेन विल वी स्टार्ट सर? या सर लीनियर अलजेब्रा के लिए एपी सिंह और बहुत हेल्पफुल है। एपी सिंह वो जो गेट लीनियर अलजेब्रा के नाम से बुक है उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ वो भी ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम है, वो भी अच्छी बुक है। एपी सिंह तो वो तो कोचिंग उनका, आई थिंक कोचिंग का नाम है उनका, कोई कोचिंग है उनका, एपी सिंह उस कोचिंग के वो है ना, मालिक है ना, क्या नाम उनका कोचिंग का, कुछ नाम था, दिल्ली में थे मैं जब था। हाँ हॉफमैन कुछ वेरी स्टैंडर्ड बुक, वो शायद आपको समझ ना आए, ये हम लोग जब MSc IIT दिल्ली से मैं कर रहा था तो वहां पे पढ़े थे, बहुत अच्छा बुक है ये, लेकिन अगेन आपको ये थियोरेटिकल लगेगा काफी, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत कम है। सो इट इज गुड बुक, लीनियर अलजेब्रा बाय हॉफमैन कुंज, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड बुक। हॉफमैन कुंज भी MIT में प्रोफेसर थे, जहां पे ये प्रोफेसर थे गिलबर्ट स्ट्रैंज, ये दोनों MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में है, वहां प्रोफेसर थे ये, हॉफमैन कुंज भी वहीं पे थे, हॉफमैन एंड कुंज, स्पेलिंग देख लेना, तो हॉफमैन कुंज ये भी है, तो ये दोनों एक ही जगह प्रोफेसर थे, बट इनका थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बट दिस इज हायर लेवल बुक, ये ग्रेजुएशन लेवल पे रिकमेंड किए जाते हैं, BSc लेवल पे, ये बुक्स MSc लेवल पे रिकमेंड किए जाते हैं। एक्चुअली अविनाश आज ओरिएंटेशन क्लास ही थी, मतलब जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, कल भी इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया था, कल इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो अभी हम कर रहे हैं, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे मेनली अभी, अगर चाहो तो कर सकते हैं, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये अभी मैं बस एक बार आप लोगों के जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, या अपनी तरफ जो शुरू करने से पहले दे रहा हूँ, वरना फिर तो लेक्चर्स भी चलेंगे इसके बाद, जो स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में भी चलता रहेगा। तो ये बुक लिस्ट हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को? तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे सिलेबस अपना? अच्छा, अभी आपको प्रॉब्लम देखो, अभी आपको जो मैं बेसिक में जो मैं बता रहा था आपको अभी, सो यू हैव टू फॉलो दिस बुक, यू हैव टू गो इनटू दिस, देखो आपने देखा ना, ये इस फोल्डर में जाना है, कौन सा फोल्डर? PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, इसमें बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल 2025, तो ये मैंने एक बुक ऐड किया है इसमें, जस्ट अभी यहाँ थोड़ा खुलने में टाइम लगता है, तो मुझे पहले ओपन करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, JEE मेंस और एडवांस का है, वो हम सॉल्व कराएंगे आपको, पहले थ्योरी पढ़ा के कुछ क्वेश्चंस करा के। तो बेसिक्स में मैं क्या करूंगा, जो बेसिक्स अभी हैं, तो हम लोग बेसिक में स्टार्ट करेंगे कहां से?